हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट राज्य के जो अकाउंट ऑफिसर, ऑडिट इंस्पेक्टर, अकाउंटेंट या जो ईपीएफओ में आए हुए जो क्वेश्चन पेपर है उसका डिटेल में सॉल्यूशन हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। एंड इस सीरीज में आज मेरा 10वां लेक्चर वीडियो है। 9 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी मैं डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने से पहले ना, पिछला जो लेक्चर था पार्ट 9 था, उसके 2 क्वेश्चन रह गए थे। जो पार्ट 9 था इसके 2 क्वेश्चन रिकॉर्डिंग में रह गए थे। एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इसके 2 क्वेश्चन रिकॉर्ड ही नहीं हुए, उसमें वॉल्यूम ही नहीं आया, तो इसलिए मुझे कट करना पड़ा। ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं पिछले लेक्चर के, एंड उसके बाद हम आज के लेक्चर के जो 10 क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। हमें शुरू करना है, जो पिछले लेक्चर में एक्चुअली होना था डिस्कस, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से नहीं हो पाया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन क्या है कि इन कैलकुलेटिंग द रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न मींस जब आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो इसमें रिटर्न का क्या मतलब है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है। तो देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या है कि जो भी ओनर है, जो भी प्रोप्राइटर है, ठीक है, उसने जो भी कैपिटल एम्प्लॉय किया है, जो भी बिजनेस से पैसा लगाया है, कैपिटल एम्प्लॉय किया है, उस पे जो भी रिटर्न है दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली क्या मेजर करता है, प्रॉफिटेबिलिटी अर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। बिजनेस में जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पे जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है, जो भी रिटर्न है, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक। इसके फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का ये है फॉर्मूला, और अगर ये फॉर्मूला पता है तो इसका आंसर आप बहुत आसानी से कर लेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। आप ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें आप क्या कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया जा रहा है, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, जो भी इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो भी कैपिटल एम्प्लॉय किया जा रहा है, उस पर रिटर्न कितना है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है ये रिटर्न क्या है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, रिटर्न डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये रिटर्न क्या है, रिटर्न इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दिस इज द रिटर्न। ठीक है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आंसर आप समझ गए होंगे क्या है आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। बेसिकली इसमें जो है ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ये मेजर करता है कि क्या रिटर्न आ रहा है टोटल कैपिटल पे। टोटल कैपिटल जो लगाया गया है उस पर कितना रिटर्न आ रहा है। इसमें इस बात को कंसीडर नहीं किया गया है कि उस कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट देना पड़ा होगा, ठीक है, कुछ टैक्सेस वगैरह होंगे, तो इस बात को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। तो इसीलिए है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट एंड टैक्स पे करने से पहले का प्रॉफिट। ठीक है। तो आंसर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वेजेस आउटस्टैंडिंग अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी का ट्रायल बैलेंस है, उसमें एक टर्म मेंशन है, अपीयर हुआ है वेजेस आउटस्टैंडिंग। ठीक है। तो आपको बताना है कि जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, पीएल इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे एंड बैलेंस शीट बनाएंगे, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग कहाँ अपीयर होगा, बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट में, दोनों में, या दोनों में से किसी एक जगह, दिस इज द ऑप्शन। ठीक। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ट्रायल बैलेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये रूल क्या कहता है कि जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस के इनसाइड अपीयर होते हैं, ठीक है, उनका एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो रखा रहता है जर्नल एंट्री में, तो इसलिए वो आइटम एक जगह ही आते हैं, या तो वो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होते हैं या बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होते हैं, दोनों जगह नहीं होते हैं जो आइटम इनसाइड होते हैं। ठीक है। और इसी का सेकेंड पार्ट रूल का क्या कहता है कि ट्रायल बैलेंस के बाहर जो आइटम अपीयर होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा ट्रायल बैलेंस के बाहर क्लोजिंग स्टॉक या ये सब, अगर ये बाहर अपीयर होता है, यानी इस टाइप के आइटम जो है इनका एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो ये आइटम 2 जगह अपीयर होते हैं। इन्हें आप इनकम स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तो ये सबसे पहला रूल है जो आपको पता है, तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी इस क्वेश्चन को करने में। तो ये जो वेज आउटस्टैंडिंग है ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है ना, यानी एक जगह होगा। ठीक है। अब बताइए ये जो वेज आउटस्टैंडिंग है किस टाइप का अकाउंट है। तो वेज आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, यानी वो वेजेस जो इनकर तो हो गई है लेकिन उसका पेमेंट अभी नहीं किया है,
तो ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? दिस इज अ लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी है ना। वो वेजेस जो अक्रू तो मतलब जो इनकर तो हो गई है, ठीक है, जो ड्यू हो गई है, नॉट इनकर बोलिए, ड्यू हो गई, वो वेजेस जो ड्यू हो गई हैं लेकिन उनका पेमेंट नहीं किया गया है, तो वो क्या है? करंट लाइबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो करंट लाइबिलिटी को कहां शो करेंगे? बैलेंस शीट में शो करेंगे, लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो कहां शो होगा? लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो होगा। ठीक है, तो आंसर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो बैलेंस शीट में शो होगा, लेकिन अगर ये आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस होता तो ये दोनों जगह शो होता। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में आप इसे क्या करते? वेजेस में ऐड करते, और बैलेंस शीट में तो करंट लायबिलिटी साइड होता शो। ठीक है, तो ये रूल आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए, ये पिछले लेक्चर के क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनमें वॉल्यूम ही मिसिंग था, तो इसलिए मैंने उन्हें डिलीट कर दिया। चलिए फिर आज के आपके 10 क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर के। आज है हमारा लेक्चर नंबर 10 इस सीरीज में, और आज के 10 क्वेश्चन चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। यानी जब भी मशीनरी को इंस्टॉल किया जाता है, कोई बड़ी मशीनरी को इंस्टॉल किया जा रहा है और इंस्टॉलेशन में जो भी वेजेस पे की जा रही हैं उसको अगर मशीनरी अकाउंट में डेबिट करते हैं तो ये किस टाइप का एरर है? क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, या ये कोई एरर नहीं है? ठीक है, तो मैं ये कहूंगी ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो बात, मैं अपने वीडियो लेक्चर में भी ये सारे टॉपिक मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट रेफर करिएगा। मैंने आपको बताया था बेसिक जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो भी कुछ खर्चा होता है, जो बड़े फिक्स एसेट को इंस्टॉल करने में, उनको वर्किंग कंडीशन में लाने में जो भी कुछ खर्चा होता है, दैट एक्सपेंसेस मस्ट बी कैपिटलाइज। ठीक है, जैसे कैरेज का खर्चा, फ्लाइट का खर्चा, इंस्टॉलेशन में जो वेजेस दी गई है, वेजेस पे की गई है, दैट मस्ट बी कैपिटलाइज, वो कैपिटलाइज होनी चाहिए। तो कैपिटलाइज होने का मतलब क्या है कि उसकी जो कॉस्ट इज एडेड डायरेक्टली टू द एसेट अकाउंट। मतलब जो भी खर्चा हो रहा है उस मशीनरी को फैक्ट्री तक लाने में, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने में, इंस्टॉल करने में जो भी खर्चा हो रहा है वो सब एसेट की कॉस्ट में जोड़ा जाता है। इसका मतलब क्या है? इट इज डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, इट इज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन पे जो वेजेस पे की गई है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ मशीनरी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एंड इट इज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। इसको डेबिट किया जाएगा मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एरर है क्या? तो यहाँ पे बेसिकली कोई एरर नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इतने सारे एरर्स के नाम दे दिए गए हैं, तो ये चीज सही है, यही किया जाता है, तो दिस इज नॉट एन एरर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, शेयर कैपिटल आपने टॉपिक पढ़ा होगा। ठीक है, शेयर कैपिटल अपने चैनल पर डिटेल पे मैंने पढ़ाया है, तो शेयर कैपिटल से अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि ऑथराइज कैपिटल है कंपनी का 10 लाख, ठीक है, पर शेयर डिवाइडेड 10 रुपीज ईच, 10 रुपए की फेस वैल्यू हर शेयर की। इशूड कैपिटल 3 लाख, सब्सक्राइब कैपिटल 2 लाख, ठीक है, यू रिसीव 5 पर क्या, इट हैज रिसीव 5 रुपीज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कंपनी को रिसीव हुआ है 5 रुपए पर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे, 2 रुपए पर शेयर फर्स्ट कॉल पे, ठीक है, एक्सेप्ट ऑन 3500 शेयर, तो शेयर कैपिटल इज क्रिएटेड विद, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑथराइज कैपिटल कितना है? 10 लाख का। इशूड कैपिटल कितना है? 3 लाख का। कंपनी ने इशू किया, ऑथराइज थी यानी कंपनी मैक्सिमम कैपिटल जो मार्केट से रेज कर सकती थी वो 10 लाख था, फिर कंपनी ने इशू किया 3 लाख, फिर उसमें से 2 लाख शेयर की वैल्यू के शेयर परचेज हुए। ठीक है, फेस वैल्यू क्या थी शेयर की? 10 रुपए पर शेयर। ठीक, अब इसमें फिर कंपनी को पैसे रिसीव हुए, कंपनी को क्या रिसीव हुआ? 5 रुपए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल कंपनी मांगी थी वो रिसीव हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें से 3500 शेयर्स का पैसा नहीं रिसीव हुआ फर्स्ट कॉल का, तो आपको बताना है शेयर कैपिटल अकाउंट किससे क्रेडिट होगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात है, शेयर कैपिटल अकाउंट किससे क्रेडिट होता है? कॉल्ड अप अमाउंट से। शेयर कैपिटल अकाउंट किससे क्रेडिट होता है? कॉल्ड अप अमाउंट से। कंपनी ने कितना कॉल किया, ठीक है, कितना रिसीव हुआ ये मैटर नहीं करता, कंपनी ने कॉल कितना किया ये इससे होता है। ठीक है, तो बताइए कंपनी ने कितना कॉल किया, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, कंपनी ने कॉल किया 5 रुपए प्लस 2 रुपए कॉल किया, ठीक है, इतना पर शेयर कॉल किया, लेकिन नंबर ऑफ शेयर कितने हैं ये भी तो सवाल है। शेयर कितने हैं? तो शेयर जितने हो उससे हम 7 रुपए मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कंपनी ने कितना कॉल किया। ठीक है, तो शेयर कैसे निकलेगा? देखिए,
फेस वैल्यू शेयर की कितनी है 10 रुपए। कितने शेयर खरीदे गए, कितने के शेयर खरीदे गए, 2 लाख के शेयर खरीदे गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर निकालना है तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 10। नंबर ऑफ शेयर निकालना है तो क्या करेंगे, 2 लाख के शेयर खरीदे गए, 10 रुपए का एक शेयर यानी 20,000 शेयर खरीदे गए। ठीक, अब कंपनी ने कितना अमाउंट रिसीव हुआ या कितना अमाउंट कॉल किया, कंपनी ने कंपनी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 5 रुपए मांगा, फर्स्ट कॉल 2 रुपए मांगा, यानी 7 रुपए टोटल कंपनी ने क्या किया, कॉल किया। ठीक है, कॉल्ड अप अमाउंट कितना था, 7 रुपए कंपनी ने कॉल किया। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 20,000 शेयर हैं, 7 रुपए पर शेयर है यानी 1,40,000 जो है ये क्या है, कंपनी ने कॉल्ड अप किया। अब इसमें एक चीज है कि 3500 शेयर पे कंपनी को फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई, लेकिन इसको हम इसमें नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ये जो 3500 रुपए नहीं रिसीव हुआ है ना, दिस विल गो इन कॉल इन एरियर। ये किस में जाएगा, कॉल इन एरियर। ठीक है, ये कॉल इन एरियर मतलब कंपनी को ये पैसा नहीं रिसीव हुआ, 3500 पे 2 रुपए नहीं रिसीव हुआ तो वो उसमें जाएगा। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, जितना अमाउंट कंपनी ने कॉल्ड अप किया है। ठीक है, ना कि कितना रिसीव हुआ है। ठीक, तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा, 1,40,000, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की है, बट लॉजिक क्लियर है तो आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन डिबेंचर पे है। अगला क्वेश्चन भी शेयर कैपिटल जो टॉपिक है ना जिसमें डिबेंचर, तो उससे अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी डिबेंचर विल अ कंपनी बी रिक्वायर्ड टू इशू, यानी कंपनी को कितने डिबेंचर इशू करने होंगे फॉर सेटिस्फाइंग द परचेज कंसीडरेशन ऑफ 31,72,400, यानी परचेज कंसीडरेशन है इतने का, तो कंपनी को कितने डिबेंचर इशू करने होंगे। अगर डिबेंचर कितने के हैं, 95 रुपए के हैं, एंड इज इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 8 रुपीज पर डिबेंचर, यानी डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 95 रुपए, लेकिन डिबेंचर को प्रीमियम पे 8 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया गया है, यानी डिबेंचर की इशू प्राइस क्या है, 103 रुपए इशू प्राइस है। तो आपको बताना है कितने नंबर ऑफ डिबेंचर कंपनी इशू करेगी ताकि इस परचेज कंसीडरेशन को सेटिस्फाई कर सके। ठीक, परचेज कंसीडरेशन मतलब क्या होता है कि एक कंपनी, परचेज कंसीडरेशन मतलब ये सेलिंग कंपनी है, ये बाइंग कंपनी है, तो जो बाइंग कंपनी है कितने में खरीद रही है दूसरी कंपनी को, उसके बदले में कितना पैसा दे रही है, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। इसको परचेज करने के लिए जो भी अमाउंट देना पड़ रहा है दैट इज परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, तो कंपनी कितना अमाउंट दे रही है, 31,72,400 दे रही है। ठीक है, उसके बदले में उसको डिबेंचर इशू कर रही है, इतना अमाउंट देना है, इस अमाउंट के बदले में कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है। एक डिबेंचर जो इशू कर रही है वो कितने में हो रहा है, 103 रुपए, 95 रुपए फेस वैल्यू है और 8 रुपए का प्रीमियम है यानी 103 रुपए। तो सवाल है कि कंपनी कितने डिबेंचर इशू करेगी, तो इसको कर दो डिवाइड, इतना रुपए होने, इतने की वैल्यू होनी है और एक डिबेंचर 103 रुपए का है तो डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा नंबर ऑफ डिबेंचर। ठीक है, परचेज कंसीडरेशन ये, फेस वैल्यू ये, प्रीमियम ये। ठीक है, तो इशू प्राइस क्या है, इशू प्राइस पर डिबेंचर क्या है, इतना। नंबर ऑफ डिबेंचर आपको पता करना है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर क्या है, परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर डिबेंचर। ठीक है, परचेज कंसीडरेशन ये, इशू प्राइस पर डिबेंचर ये, डिवाइड किया 30,800। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा 30,800। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग में एक टॉपिक आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट या कह लीजिए इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक। ठीक है, वहां से क्वेश्चन है बीईडी एनालिसिस। आपने बहुत सारे इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक पढ़ी होगी, एबीसी एनालिसिस। ठीक है, एबीसी एनालिसिस, ईओक्यू एनालिसिस, ठीक है, एफएसएन एनालिसिस, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एनालिसिस, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो उसी में वीईडी पे क्वेश्चन है। वीईडी एनालिसिस में वी क्या होता है, वाइटल, विग्रस, वाइब्रेंट, विशियस, क्या होता है वी। तो बता दूं, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक में जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनको मैनेज करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, दैट इज वीईडी एनालिसिस। वी मतलब वाइटल, ई मतलब एसेंशियल, डी मतलब डिजायरेबल। वी मतलब वाइटल, वाइटल मतलब होता है बहुत ही एसेंशियल, यानी ये वो स्पेयर पार्ट कंपोनेंट होते हैं जो बहुत ही वाइटल हैं, वो जो बहुत जरूरी हैं, अगर इनकी शॉर्टेज हो जाए तो प्रोडक्शन भी रुक सकता है, तो वो क्या होते हैं, वाइटल। अगला क्या है, एसेंशियल, यानी ये चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट आइटम होते हैं, अगर इनकी शॉर्टेज हो जाएगी तो इफिशिएंसी कम हो जाएगी पर हमारा प्रोडक्शन रुकेगा नहीं, ये एसेंशियल है, मतलब जरूरी है बट ऐसा नहीं है प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो ये क्या है, एसेंशियल।
अगला क्या है, डिजायरेबल। डिजायरेबल मतलब हो तो अच्छी बात है, बाकी इनका हमारे ऑपरेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, दैट इज डिजायरेबल। ठीक है, तो ये 3 टाइप के आइटम होते हैं। स्पेयर पार्ट को इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो वी मतलब क्या है, वाइटल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। रेशियो एनालिसिस में जो करंट रेशियो टॉपिक है उससे है। करंट रेशियो ऑफ अ फर्म इज 5:2। करंट रेशियो कितना है, 5:3। ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल कितना है, 20 लाख। तो आपको बताना है करंट एसेट। करंट एसेट बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल होता क्या है, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो यहां से पता चल गया करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यही होता है ना करंट रेशियो। ये क्या है, 5/3। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, करंट एसेट क्या है 5x, करंट लायबिलिटी क्या है 3x, दोनों को माइनस करो 2x, और ये 2x किसके बराबर है, वर्किंग कैपिटल के बराबर है, यानी ये किसके बराबर है, 20 लाख के बराबर है। ठीक है, इसको इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 लाख। ठीक है, तो यानी x इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 लाख। x इक्वल्स टू 10 लाख। ठीक, यहां तक आ गया। x पूछा गया है क्या, नहीं, यहाँ पे x नहीं पूछा गया है, यहाँ पे करंट एसेट पूछा गया है। तो करंट एसेट क्या है, करंट एसेट 5x है। करंट लायबिलिटी क्या है, दिस इज 3x। ठीक है, तो करंट एसेट पता चल गया होगा। करंट एसेट क्या है, 50 लाख। करंट लायबिलिटी क्या है, 30 लाख। ठीक है, तो आंसर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। करंट एसेट क्या है, 50 लाख। देखिए, यही इसका कैलकुलेशन है। ये देखिए, करंट एसेट 50 लाख। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पार्टनरशिप अकाउंटिंग आपने एक टॉपिक पढ़ा है। अच्छा, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में ये रूल जरूर याद रखिएगा, वार्नर एंड मूरी रूल। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। ठीक है, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे तो न्यूमेरिकल आया, बाकी इस पे थ्योरी क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एबीसी 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है। ठीक है, 4:3:2। फिर इनका जो कैपिटल था 30 जून को, वो था ए के पास 10,000, बी के पास 6,000, सी के पास 2,000। फिर करंट अकाउंट बैलेंस जो था वो था ए का 8,000 क्रेडिट में, बी का 3,000 क्रेडिट में, सी का 9,000 डेबिट में। तो लॉस अराइजिंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी ऑफ सी विल बी शेयर्ड बाय ए एंड बी इन। तो लॉस अराइजिंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी ऑफ सी, यानी सी जब सी की अगर सपोज करिए इंसॉल्वेंसी हो जाती है, यानी सी इंसॉल्वेंट हो जाता है, अपने डेब्ट को पे करने में असमर्थ होता है, तो आपको बताना है लॉस अराइजिंग फ्रॉम इंसॉल्वेंसी ऑफ सी। अब वो कौन शेयर करेगा, वो ए और बी शेयर करेंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो किस रेशियो में शेयर करेंगे। ठीक, दिस इज द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये रूल पता होना चाहिए, वार्नर एंड मूरी रूल। ये क्या कहता है कि अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप में इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से जो भी लॉस अराइज होता है वो सॉल्वेंट पार्टनर शेयर करते हैं इन द लास्ट अग्रीड कैपिटल। वहां पे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं शेयर करते हैं, ये खास बात है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं करते हैं, वो जो लास्ट अग्रीड कैपिटल है उस रेशियो में शेयर करते हैं। ठीक है, तो यानी हमें इसमें लास्ट अग्रीड कैपिटल निकालना है। ठीक है, इसीलिए इतने सारे कैपिटल के फिगर इसमें दिए हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये जो तीनों पार्टनर हैं इनका लास्ट अग्रीड कैपिटल निकालना है। वैसे पार्टनर सी के निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सी की वजह से जो लॉस हो रहा है वो कौन शेयर कर रहा है, ए और बी। किस रेशियो में, लास्ट अग्रीड कैपिटल। तो ऐसे करके हम लिखेंगे जो पार्टनर है कौन है, ए बी सी 3 पार्टनर है, इनका जो कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया गया है 10,000, 6,000, 2,000। करंट अकाउंट का दिया गया है इसका प्लस 8,000, इसका 3,000 और इसका दिया है माइनस 9,000। ठीक है, तो लास्ट अग्रीड कैपिटल क्या हुआ, दोनों को जोड़ दो, 18,000 आ गया ए का, दोनों को जोड़ दो, 9,000 आ गया बी का, दोनों को जोड़ दो, सी का कितना आ गया, -7,000। बट सी तो इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, इसी की वजह से तो लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों फिर शेयर करेंगे, ए एंड बी शेयर करेंगे इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, लास्ट अग्रीड कैपिटल के रेशियो में। तो इसका कितना है 18,000, इसका कितना है 9,000, यानी 2:1 के रेशियो में। ठीक है, तो आप आंसर समझ गए होंगे, यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। ठीक, इस तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन ऑल द डिबेंचर्स आर रिडीम, जब सारे डिबेंचर रिडीम हो जाते हैं तो उसके बाद डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट में जो भी बैलेंस बचता है उसे कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, तो उसे जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। उसे किसी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में या डिबेंचर अकाउंट में या सिंकिंग फंड अकाउंट में नहीं किया जाता है। देखिए, सिंकिंग फंड अकाउंट तो क्लोज कर दिया जाता है, तो इसमें तो होगा नहीं। ठीक है, और डिबेंचर तो सब रिडीम कर दिए गए हैं, तो इसमें होगा नहीं। ठीक, ये जनरल रिजर्व में होगा।
तो डिबेंचर सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो प्रॉफिट से बनाया जाता है, डिबेंचर रिडीम होने के बाद इसका जो फंड है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, जनरल रिजर्व में कर दिया जाता है। उसके बाद जो उसमें पैसा बचता है, बैलेंस बचता है, जनरल रिजर्व में कर दिया जाता है। ठीक, डिबेंचर अकाउंट में क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो रिडम्पशन के बाद ही अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है। सिंकिंग फंड अकाउंट को भी क्लोज कर दिया जाता है। और ये जो सीआरआर अकाउंट है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये प्रेफरेंस शेयर के लिए होता है, डिबेंचर के लिए नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। डिबेंचर ये क्या बोलते हैं, सिंकिंग फंड अकाउंट में जो भी पैसा बचता है वो रिडम्पशन के बाद, डिबेंचर के रिडम्पशन के बाद जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रांजेक्शन डज नॉट रिजल्ट इन फ्लो ऑफ फंड व्हेन, कब, यानी कोई ट्रांजेक्शन आपको दिया गया है, उस ट्रांजेक्शन में कोई फ्लो ऑफ फंड नहीं हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, जब करंट एसेट कन्वर्ट होता है अनदर करंट एसेट में, फिक्स एसेट इज परचेज आउट ऑफ करंट एसेट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज पेड आउट ऑफ करंट एसेट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज रेज्ड फ्रॉम कैश। ठीक है, ये 4 चीजें हैं। तो कब देयर इज नो फ्लो ऑफ फंड, ये आपको से पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली कहां से है, फंड फ्लो स्टेटमेंट से है। फंड फ्लो स्टेटमेंट मैंने डिटेल में चैप्टर में पढ़ाया है, 4-5 वीडियो में ये डिटेल में इस टॉपिक को कवर किया है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में मैंने डिटेल में बताया है व्हाट इज द रूल ऑफ फंड फ्लो। फंड फ्लो का कुछ रूल होता है। ठीक है, फंड फ्लो का, फंड मतलब सबसे पहले होता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, नेट वर्किंग है, फंड मतलब होता है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये जो रूल है फंड फ्लो का, उसमें बताया गया है कि फंड का फ्लो तभी होता है व्हेन ओनली व्हेन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व एक करंट अकाउंट हो, दूसरा नॉन करंट अकाउंट हो। ये बात समझ में आई, फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ। जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसका एक रूल है, लेक्चर में ही मैंने बताया है कि फंड फ्लो तभी माना जाता है जब दो जो अकाउंट ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, एक करंट अकाउंट हो, दूसरा नॉन करंट अकाउंट हो। ठीक है, एक आपका करंट अकाउंट हो और दूसरा क्या हो, नॉन करंट अकाउंट है, तभी हम कहते हैं देयर इज अ फ्लो ऑफ फंड। ठीक है, फ्लो ऑफ फंड तभी है। अगर दोनों करंट अकाउंट हैं, ठीक है, तो देयर इज नो फ्लो ऑफ फंड। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कब फ्लो ऑफ फंड नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कब नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए करंट एसेट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर करंट एसेट। यहाँ पे दोनों अकाउंट क्या है, करंट है ना, तो यहाँ पे देयर इज नो फ्लो ऑफ फंड, कोई फ्लो ऑफ फंड नहीं है। ठीक है, अगला क्या है, फिक्स एसेट इज परचेज फ्रॉम करंट एसेट। फिक्स एसेट क्या है, नॉन करंट एसेट। करंट एसेट यानी यहाँ पे दो अकाउंट क्या है, एक करंट है एक नॉन करंट है, यानी देयर इज फ्लो ऑफ फंड, यहाँ पे है फ्लो ऑफ फंड। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज पेड थ्रू करंट एसेट। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यानी नॉन करंट लाइबिलिटी, तो नॉन करंट लाइबिलिटी है और यहाँ पे करंट एसेट है, तो देयर इज फ्लो ऑफ फंड, यहाँ पे भी है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी पेड थ्रू कैश, बात वही है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट। ठीक है, तो इन तीनों में क्या हुआ है, एक नॉन करंट है एक करंट है, तो यहाँ पे फ्लो ऑफ फंड है, लेकिन ऑप्शन ए में देयर इज नो फ्लो ऑफ फंड। क्यों, क्योंकि दोनों अकाउंट क्या है, करंट। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने फ्लो ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट में डिटेल में बताया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ब्रेक इवन पॉइंट से है। इसमें अगर फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से कर लेंगे। पीवी रेशियो है 40%, फिक्स्ड कॉस्ट है 6 लाख, व्हाट विल बी द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है ये आपको बताना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है एफ बाई, नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है एफ बाई पी। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, एफ बाई पी। पी मतलब क्या है, पीवी रेशियो। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला, अगर आपको पता है आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। एफ मतलब फिक्स कॉस्ट यानी 6 लाख, पीवी रेशियो मतलब 40% यानी 40 डिवाइड बाई 100, तो ऊपर ले जाइए, ये हो गया, एक जीरो से एक जीरो कटा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 लाख की जगह 60 लाख डिवाइडेड बाई 4। अब इसको कैलकुलेट करिए। ठीक है, इसको जब आपने कैलकुलेट किया यू विल गेट 15 लाख। ठीक है, ऑप्शन है, हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से होगा, तो ये फॉर्मूला पता है तो यू कैन वेरी इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। पीवी रेशियो, सॉरी, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, एफ बाई पी। तो चलिए फिर लेक्चर वाइंड अप करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर पार्ट 10। अगले लेक्चर में हम पार्ट 11 पढ़ेंगे। तो आई होप ये लेक्चर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।